सबसे पहला कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड देखेंगे? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हो गया था ना? कौन सा करना है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड ना? चलो, सबसे पहली बात तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो रहता है वो कहाँ पाया जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहाँ पर? म्यूकोसा या सब म्यूकोसा, ये दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंटेस्टाइन के म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा दोनों में ही पाया जाएगा। ठीक है, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा। तो देखो दो टाइप का ग्लैंड होता है, एक टिश्यू से बनता है और एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। ठीक है, तो म्यूकोसा में जो पाया जाएगा वो पेनेथ सेल होता है, पेनेथ सेल, और सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, पेनेथ सेल और ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, पेनेथ सेल एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। अब इसमें देखेंगे कि ये जो दोनों ग्लैंड है, ये जो दोनों, एक सेलुलर यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, ये जो दोनों ग्लैंड है इससे जो सिक्रीशन बनता है, इन दोनों को मिला करके जो सिक्रीशन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, सकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। तो कई बार दिमाग में आता है कि सकस एंटेरिकस क्या है, अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो सकस एंटेरिकस को ही हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है? सारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो इसी सकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस में ही सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सभी टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है बात इतना? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है? हाँ बोलो, ये अल्कलाइन होता है बेटा। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का होता है। एक एक चीज़ आता है, pH 8, 8.5 ऐसा रहता है। ठीक है, 8 के अराउंड पाया जाता है इसका pH। ठीक है, अल्कलाइन। ठीक है, क्लियर इतना बात? चलो, देन उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इसमें किस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो इसमें क्या क्या एंजाइम मिलेगा? कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे इसमें? तो एक साथ लिख लिया रहो, है ना? क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेगा? हाँ बोलो। माल्टेस। सीधी सी बात है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है दैट इज क्या, इसमें मेनली जो रहेगा अमाइलेस। अमाइलेस जो रहेगा वो डाइसैकेराइडेसिस या ट्राइसैकेराइडेसिस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंजाइम रहेगा इसमें? अमाइलेस। ठीक है, दूसरा लाइपेस, तीसरा बोलो प्रोटीएस। ये ऑल आर ग्रुप ऑफ एंजाइम्स। और न्यूक्लियोसाइडेस एंड न्यूक्लियोटाइडेसेस। न्यूक्लियोसाइडेसेस एंड न्यूक्लियोटाइडेसेस। न्यूक्लियोसाइडेसेस एंड न्यूक्लियोटाइडेसेस।
प्रोटीएस में आपको मिलेगा डाईपेप्टाइडेसेस और ट्राईपेप्टाइडेसेस, डाई और ट्राई पेप्टाइडेसेस। लाइपेस में आपको क्या मिलेगा? बोलो। डाईग्लिसराइडेसेस और ट्राईग्लिसराइडेसेस। ये क्या है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। जैसे लाइपेस है, लाइपेस में डाई और ट्राई ग्लिसराइड बस सुन लो, एक एक करके फिर अपन डिस्कस करेंगे। अमाइलेस में आपको क्या मिलेगा? डाईसैकेराइडेसेस और ट्रायासैकेराइडेसेस। अब देखो इसमें क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से समझो। ये जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो मेनली कौन से फूड को डाइजेस्ट करते हैं? जितना डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में, उसके बाद जो बचा खुचा पार्ट होता है, ठीक है भाई, हमको मेनली क्या चाहिए? फूड का कौन सा पार्ट चाहिए डाइजेस्टेड, मतलब किस फॉर्म में चाहिए फूड? सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको ग्लूकोज चाहिए, है ना, हमको अमाइनो एसिड चाहिए, हमको फैटी एसिड चाहिए, एक्सेट्रा, जो भी है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये जो आता है फैट से आएगा, है ना, प्रोटीन से आएगा, ठीक है, स्टार्च से आएगा, जो हम खाते हैं स्टार्च खाते हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्च डाइजेशन कहाँ से चालू हो गया? माउथ से चालू हो गया। प्रोटीन का डाइजेशन मेनली कहाँ से चालू होता है? स्टमक से चालू हो गया। फैट का डाइजेशन मेनली कहाँ से चालू होगा? तो इंटेस्टाइन से चालू होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम से चालू होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात समझ आ गया कि इंटेस्टाइन में मेनली जो डाइजेशन होता है वो ड्यूडेनम के बाद जेजेनम में ही मेनली होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो रहता है वो जेजेनम में होता है। कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? इसीलिए एब्जॉर्ब भी वहीं सबसे ज़्यादा होता है। तो जेजेनम, ड्यूडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन चालू हो जाता है, लेकिन कंप्लीशन जेजेनम में होता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन वहाँ हो जाता है, ठीक। तो अब बात ये आती है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का डाइजेशन तो माउथ, स्टमक और हमारा ड्यूडेनम में चालू, मतलब मैक्सिमम स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीशन नहीं होता। तो होता किस फॉर्म में? वो छोटे छोटे पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया कि इतनी बड़ी चैन है अगर अमीनो एसिड की, तो वो बीच बीच से टूटता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है स्टमक में वो टुकड़ों में होता है, बट अमीनो एसिड के फॉर्म में चेंज नहीं होता। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 5 अमीनो एसिड, इनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो मेनली यही सारे एंजाइम्स होते हैं। तो जैसे डायासैकेराइडेसिस का काम क्या होगा? 2 ग्लूकोज की चेन है उसको तोड़ के सिंगल सिंगल ग्लूकोज में। ट्रायासैकेराइडेसिस 3 ग्लूकोज की चेन को तोड़ के सिंगल सिंगल ग्लूकोज में। वैसे ही डाया या ट्राइग्लिसराइडेसिस क्या करेगा? फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़े रहते हैं, तो इन सबको अलग करने का काम करेगा। वैसे ही डाया या ट्राइपेप्टाइडेसिस का काम क्या होगा? 2 अमीनो एसिड की चेन है तोड़ेगा, अलग अलग करेगा। 3 अमीनो एसिड की चेन है, तीनों को तोड़ के अलग अलग करेगा। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो ये ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म होते हैं, छोटी छोटी जो चेन होती है, उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उसके सबसे सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में मेनली कन्वर्ट करने का काम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का होता है। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है? ठीक है। हम खाते इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, बट उसको तोड़ते 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में लाते लाते स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली सबको उसके सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए इसका नाम डाया ट्राइपेप्टाइडेसिस, डायसैकेराइडेसिस। डायसैकेराइडेसिस का एग्जांपल जैसे माल्टेस, सुक्रेस, आगे पढ़ेंगे हम लोग। समझ आ रहा बात? ठीक है, चलो क्लियर है। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म फिर सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में बनेगा इसी एंजाइम्स के द्वारा। क्लियर है इतना?
ये सब ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ये सब आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में तो नहीं आएगा। चलो हो गया। अब हम देखेंगे कि इनका लोकेशन, इसको मैं हटा रहा हूं, समझ आ गया ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पर जाएगा भैया, इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन ना, ध्यान रखेंगे, लार्ज में नहीं पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, एक पेनेज सेल, एक ब्रूनर्स ग्लैंड, दोनों के सिक्रेशन को मिला करके सकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। ठीक, क्लियर है बात। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है, 8 या 8.5 pH के आसपास का होता है। ठीक है, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे स्मॉल, जो भी छोटे छोटे चैन होते हैं उसको कम्प्लीटली उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ऐसा लिख लो और ऐसा भी लिख लेना, थोड़ा सा क्लियर होगा कि भैया करने वाले क्या है। अब ये जो स्टार्च, प्रोटीन या फैट है, इसको इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, सलाइवा से, है ना, सलाइवरी एंजाइम या अमाइलेस। देन उसके बाद स्टमक में, देन उसके बाद दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम। देन उसके बाद पेनक्रियास, ठीक है, लीवर, ये सब से ये हेल्प होगा। आगे देखेंगे एक एक करके, अभी इसलिए उसको मैं एक साथ नहीं बता रहा हूं। ए बेटा मास्क पहन, चलो हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब इसको अपन ऐसा कट किए, कट करने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे। इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का होगा, हम लोग पहले देख चुके हैं डायग्राम में, ठीक है। ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, है ना, मस्कुलर लेयर ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ मस्कुलर लेयर हो गया, ये सब म्यूकोसा हो गया। अगर हम इसको कट करके देखें, अगर हम इसको कट करके ऐसा देखें ये हिस्से को, ठीक है, ये कौन सी लेयर है, मस्कुलर लेयर। देन उसके बाद क्या दिखेगा, सब म्यूकोसा, ठीक। देन उसके बाद म्यूकोसा, ठीक है। अब म्यूकोसा की लेयर में क्या रहता है भैया, हम बोलो, फोल्ड्स होते हैं, और हर एक फोल्ड में आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं विलाई। तो अब हम क्या करेंगे, एक फोल्ड का स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, ठीक है। ये जो एक फोल्ड दिख रहा है ना, इस एक फोल्ड को हम देखेंगे, समझ पा रहे हो ना। ये तो फोल्ड है बेटा, ये विलाई नहीं है, ये तो फोल्ड है, ठीक है। हर और फोल्ड में आपको बहुत सारे विलाई दिखते हैं। तो ये जो फोल्ड को अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, तो ये कौन सी लेयर हो गई, मस्कुलर लेयर। देन उसके बाद ये कौन सी लेयर हो गई, बोलो, सब म्यूकोसा की लेयर हो गई, ठीक है। देन उसके बाद म्यूकोसा का ये एक फोल्ड है, इस फोल्ड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे हमको विलाई दिखेगा। हम विलाई को देखते हैं, ये ऐसा विलाई इस पे बना हुआ है ना। यस, क्लियर है बेटा।
तो ये विलाई हो गया, ठीक है, ये म्यूकोसा की लेयर हो गई, है ना। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर सेल्स कैसे होंगे, तो मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना रहा हूँ। चलो, तो पेनेट सेल्स जो होता है ये ऐसा आपको मिलेगा, और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड। और यहाँ पर मैंने बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये दिख रहा है सेल्स, ये सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये पेनेट सेल है। ये हमारा पूरा सब म्यूकोसा हो गया, ये म्यूकोसा हो गया। तो ये सब म्यूकोसा में पाया जाएगा हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पेनेट सेल, तो पेनेट सेल कहाँ पर है? म्यूकोसा में। ये वाला लेयर जो रहता है ये म्यूकोसा का है, ठीक है, ये म्यूकोसा का है, ये सब म्यूकोसा है। तो देखोगे आप, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड का डक्ट है, दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड, ये सेल है बेटा, ये सेल है ना, ये सेल है। तो यहाँ पर सिक्रीशन बनेगा, है ना, यहाँ पर सिक्रीशंस बनेंगे, और ये सारे सिक्रीशन यहाँ जाएंगे। अगर आप देख सकते हो तो एक जगह में ये लोग जा करके ओपन होते हैं। और ये भी जो पेनिस सेल है, ये भी एक डिप्रेशन, दो विलाई के बीच में जो डिप्रेशन है, आप देख सकते हो, ये एक विलाई है, ये एक विलाई है, इन दोनों के विलाई के बीच में एक आपको ऐसा डिप्रेशन दिख रहा है, समझ आ रहा है? दोनों विलाई के बीच का एक डिप्रेशन, एक जगह, इसी जगह में आपको पेनिस सेल का भी सिक्रीशन यहीं पर रिलीज हो रहा है, और इसी दोनों विलाई के बीच में ब्रूनर्स ग्लैंड का भी सिक्रीशन रिलीज हो रहा है। तो वो जो जगह होता है जहाँ पर सिक्रीशन रिलीज होता है, जो कि दो विलाई के बीच का डिप्रेशन वाली जगह जो होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीबरकूल। तो ये जो जगह हो गया, समझ आ रहा है? ये जो मैं ऐसा बना रहा हूँ, क्लियर हो रहा है? ये दो विलाई है, उसके बीच का जगह, ये दो विलाई है, उसके बीच का जगह, ये ऐसा, यहीं पर हमारा इंटेस्टाइनल एंजाइम रिलीज होगा। क्लियर हो रहा है बात? समझ आ रहा है? तो ये जो डिप्रेशन जो दिख रहा है दोनों विलाई के बीच की जो जगह होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ लीबरकूल। क्लियर है? तो कई बार आता है कि भैया ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है या इंटेस्टाइनल एंजाइम्स रिलीज होते हैं, दैट इज क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून कहाँ पाया जाता है? तो इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहाँ पर? विलाई के बीच का स्पेस जो होता है, दैट इज क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून, वहीं पर हमारा इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेनिस सेल इज अ यूनिसेलुलर ग्लैंड, है ना, ये हमारा विलाई के जो बेस वाला हिस्सा होता है उसी में ही अटैच रहता है, दैट इज इन द रीजन ऑफ क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकूल। समझ आया? ठीक है। और यहाँ देख सकते हो डक्ट के थ्रू ये होता कहाँ पर है? ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसा में,
और इसका जो डक्ट होता है वो कहाँ ओपन होता है? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून में, दो विलाई के बीच में। क्लियर है बात? आसान है? तो ध्यान रखेंगे क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून, है ना? वो चलिए चलो, तो हम लोगों को इंटेस्टाइनल ग्लैंड समझ आ गया, दो टाइप के, एक सेल और एक टिश्यू से मिलकर के बनता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स में क्या क्या पाए जाते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ पर सिक्रीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून बोलते हैं। ये सब हमको क्लियर हो गया, समझ आ रहा बात इतना? चलो आगे बढ़ें, है ना? इसको डायग्राम को बाद में आप लोग देख लेना, बना लेना, क्योंकि ये सेव रहेगा, आप लोग देख लेना बाद में, ठीक है, क्लास के बाद। चलो देन उसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा? पेनक्रियास। क्या देखेंगे? पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, और इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, और इसको बोलते हैं ड्यूअल ग्लैंड। क्यों बोलते हैं भैया? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, क्राइन मतलब होता है सिक्रेशन, तो डिफरेंट टाइप के सिक्रेशन वाला ग्लैंड। तो ग्लैंड जनरली दो टाइप का होता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। तो ये मिक्स्ड है, इसीलिए हम लोगों ने ड्यूअल या मिक्स्ड ग्लैंड बोला है। तो इसमें एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी होता है और एंडोक्राइन सिक्रेशन भी होता है। अब ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या कॉन्सेप्ट है, छोटा सा देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, क्राइन का मतलब सिक्रेशन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन मतलब सिक्रेशन आउटसाइड थ्रू डक्ट, और इसमें सिक्रेशन इनसाइड द ग्लैंड एंड विथआउट डक्ट। वैसे हम लोग इसको हार्मोनल सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। तो भाई अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जैसे देखा कौन सा वाला, कि जो ब्रूनर्स ग्लैंड है उसका वो सब म्यूकोसा में रहता है, लेकिन उसका डक्ट म्यूकोसा में जाता है, और क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून में ओपन होता है। ये डक्ट के थ्रू ओपन हो रहा है, तो इस टाइप के ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन, क्योंकि इसमें डक्ट होता है। और ऐसे ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स हॉर्मोन्स। तो ये क्या सिक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या सिक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पेनक्रियास जो होता है, हम पढ़ कहाँ रहे हैं इसको हम लोग? एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट ये और क्या सिक्रेट करेगा? हार्मोन भी सिक्रेट करेगा, क्योंकि ये दोनों टाइप का फीचर रखता है, दोनों टाइप के फीचर्स होते हैं इसमें, है ना। चलो, तो इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, दो पार्ट होगा, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन पार्ट होगा। एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है वो करीब करीब 99% जो होता है, 99% एक्सोक्राइन पार्ट होता है, और करीब करीब सिर्फ 1% एंडोक्राइन पार्ट होता है, ठीक है। तो एंडोक्राइन पार्ट से क्या क्या बनता है? एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, जो हार्मोन बनाता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? बोलो कोई भी। अरे, जहाँ से हार्मोन बनता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, कहाँ से बनता है?
हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ आइलैंड वाइलैंड से नाम है, याद आ रहा है? हाँ, आइसलैंड्स ऑफ, हाँ इसको बोलते हैं आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उसमें कुछ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज अल्फा सेल, बीटा सेल, पीपी सेल, डेल्टा सेल, है ना। मेनली यहाँ पर अपने को जो दो चीज को देखना है, दैट इज अल्फा सेल से क्या बनता है, बीटा सेल से क्या बनता है ना। चलो, तो अल्फा सेल से क्या बनेगा भैया, बोलो, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल से इंसुलिन। बोथ आर हॉर्मोन्स, ग्लूकेगॉन हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन का क्या काम है, ब्लड शुगर लेवल को, हाई शुगर लेवल इन ब्लड अगर होगा तो उसको वापस नॉर्मल करना है। और ग्लूकेगॉन का क्या काम है, नॉर्मल से अगर कम है तो उसको नॉर्मल में लाना, मतलब कुल मिला करके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना। और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना। क्लियर है बात इतना? तो ये हो गया हमारा एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, इसको हटा दूं क्या, ये समझ आ गया? अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, एंडोक्राइन पढ़ाऊंगा तो। ये बेटा डिस्टर्ब मत करो, हैं? पीपी को छोड़ दो, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल है, अभी छोड़ दो, सब बाद में पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स में डिटेल में पढ़ेंगे सब। अभी मेन जो पढ़ना है डिटेल में वो हमारा एक्सोक्राइन पार्ट है। ये हो गया, इसको हटा दूं। चलो, अभी जो नीट में जो क्वेश्चंस आता है मेनली, अगर आप देखोगे तो पिछले 6-7 साल में करीब करीब 2 बार पैनक्रियास के एंजाइम्स का सिर्फ नाम आया है और उसका फंक्शन बेसिक 2 बार। ठीक है, तो एक्सोक्राइन जो पार्ट होता है, जो सेल होता है जो कि पैनक्रियास में पाया जाता है, जो एंजाइम बनाता है, वो होता है एसाइनार सेल। ठीक है, एसाइनार सेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पैनक्रियास है, ये हमारा पैनक्रियास है। ठीक है, तो पैनक्रियास में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेलुलर, जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, बीच में खाली जगह, तो इसको बोलते हैं असाइनार सेल्स। ठीक है, तो ये जो असाइनार सेल्स होते हैं ये कुछ एंजाइम्स बनाते हैं। तो क्या क्या एंजाइम बनाते हैं वो देखेंगे। सिक्रीट एंजाइम, पहला अमाइलेज, दूसरा बोलो ट्रिप्सिनोजन, तीसरा काइमो ट्रिप्सिनोजन, तीसरा, चौथा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेसेस। ये सिर्फ नाम ही आ जाता है बेटा आजकल। देन पांचवा लाइपेस, छठवा न्यूक्लियसेस। ठीक है, एसेस, यहाँ पर हर जगह एक वर्ड होगा एसेस। इसको काइमोट्रिप्सिनोजन और काइमो है ना, इसको एसेस वाला भी आता है। देन या तो ये ट्रिप्सिनोजन
है ना, या नोजन, ये नोजन वर्ड जो रहता है ये भी आपको इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए यूज किया जाता है। ये अमाइलेसेस, ये एसेस वर्ड आप लोग हर जगह देखोगे। तो एसेस वर्ड जो होता है वो किसके लिए होता है? एसेस वर्ड किसके लिए होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के लिए। व्हाट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम? ऐसा एंजाइम जो वाटर के प्रेजेंस में वर्क करता है, ठीक है, जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक, चलो हो गया। देन उसके बाद देखेंगे अमाइलेज का क्या काम है। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये हम देख चुके हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस ऑल आर। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, ये तीनों क्या है भैया? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कैसे होता है? हमेशा इनएक्टिव। हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं भी रिलीज होगा हमारी बॉडी में। अभी हम लोगों ने स्टमक में भी देखा था, कौन सा? पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन इज ऑल्सो अ इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ये भी क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। चलो, लाइपेसेस क्या है? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। हमें जैसे पूछूंगा वो बताएंगे। व्हाट इज न्यूक्लियसिस? बताओ, न्यूक्लियसिस क्या होगा? आप बताओ, इतने देर में पुस्तक में नहीं मिलेगा। प्रोटीन। अच्छा, चलो एक छोटा सा सवाल है, कार्बोहाइड्रेट खाते हो किस फॉर्म में? चावल, गेहूं, ठीक है। प्रोटीन खाते हो किस फॉर्म में? दाल वाल, अरे पल्सेस, ये सब में प्रोटीन होता है। सोयाबीन, चिकन, मटन, एग। फैट, ऑयल, घी, ये सब के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए और आरएनए खाते हो? आप खाते हो बेटा? न्यू स्टूडेंट, डीएनए आरएनए खाते हो आप? खाते हो? खाते हो डीएनए आरएनए? वेजिटेरियन कौन कौन है? तो डीएनए आरएनए खाते हो आप? आप खाते हो बेटा? आप खाते हो डीएनए आरएनए? नहीं खाते हो? खाते हो? कहाँ कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है डीएनए आरएनए? बता बेटा, डीएनए आरएनए कहाँ मिलता है? डीएनए आरएनए आप खाते हो, कहाँ रहता है वो? जो भी ऐसा फूड जो टिश्यू से बना है उन सब में डीएनए आरएनए होगा। क्यों? टिश्यू में होता है सेल, और हर एक सेल में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए आपको सेल में मिलता ही है। तो ये जो डीएनए और आरएनए जो होता है, हम लोग वेजिटेरियन फूड में भी खाते हैं। अच्छा, नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है क्या? तो क्या खाली हड्डी चबाते हैं? सूखा सूखा हड्डी चबाते हैं? खाते क्या है भैया नॉन वेजिटेरियन? मेनली जो मसल होता है, तो मसल इज अ टिश्यू, एंड टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, एंड सेल हैज न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? तो आपको हर टाइप के फूड में जिसमें भी सेल या टिश्यू पाया जाता है, आपको डीएनए और आरएनए मिलेगा। तो मेनली जो डीएनए आरएनए हम खाते हैं, ठीक है, तो उसको पूरा कंप्लीटली ब्रेक किया जाता है। तो भाई डीएनए और आरएनए जो होता है वो बनता किससे है? डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इसका मतलब व्हाट इज डीएनए और आरएनए है बेटा? न्यूक्लिक एसिड तो बेटा वो ग्रुप है। न्यूक्लिक एसिड इज अ ग्रुप जिसके अंदर डीएनए आरएनए आता है।
डीएनए आरएनए खुद क्या है? अब जैसे बोलेंगे हम सब कौन है, वी आर ग्रुप ऑफ पीपल्स, तो आप कौन हो? आई एम अ सिंगल पर्सन, तो आप हो क्या? स्ट्रक्चरली क्या होता है डीएनए आरएनए? हाँ बेटा, डीएनए या आरएनए हो, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, है ना? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे इधर भी वैसे ही होगा, है ना? जैसे इधर भी वैसे ही होगा, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। समझ आ रहा है? ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो टाइप से हो सकता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज अ डबल न्यूक्लियोटाइड चेन। तो है तो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन, चाहे एक चाहे डबल। सिंगल है तो आरएनए, डबल न्यूक्लियोटाइड की चेन है तो डीएनए, बट स्ट्रक्चरली दे आर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि प्रोटीन, आप मसल प्रोटीन खाओ, सोयाबीन खाओ, दाल खाओ, कुछ भी खाओ, तो ये सब प्रोटीन का सोर्स है, बट ऑल प्रोटीन्स आर अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। समझ आ रहा है? समझ आ रहा बात, है ना? फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, स्ट्रक्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है। तो वैसे ही डीएनए या आरएनए होता है, दे आर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। समझ आ रहा है? तो ये हम खाते हैं एक लंबी सी चेन के फॉर्म में। अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ने के प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो भैया सबसे पहली बात, इन दोनों को एक दूसरे से अलग तो करो, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो, फिर उसके बाद फॉस्फेट को अलग करेंगे, शुगर को अलग करेंगे, नाइट्रोजनस बेस को अलग करेंगे, दैट इज कंप्लीट डाइजेशन। तो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए पहले ये जो आरएनए अगर है फॉर एग्जांपल, या डीएनए, तो आरएनए हो या डीएनए हो, ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। हम खाते ही उसी फॉर्म में। हम कौन से फॉर्म में खाते हैं? डीएनए और आरएनए को खाते हैं ना, कि पहले से टूटा टूटा आता है हमारी बॉडी में। हम जो भी खाते हैं वो क्या आरएनए या डीएनए होता है ना, और आरएनए या डीएनए क्या है? लॉन्ग, मतलब ये जो चेन है ना बहुत नीचे तक लंबी। समझ आ रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को पहले न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद इन सबको एक एक करके अलग करना है। ठीक है? तो इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को, ये समझ आ रहा है बेटा? कहाँ ध्यान है? कहाँ कहाँ खोए हो? स्टैंड लगा के आ रहा हूँ, कहाँ कहाँ खोए हो? हाँ, हम गाड़ी स्टैंड में लगा कर ठीक है। तो ये ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी, तो इन सबको अलग करने के लिए ही न्यूक्लियस एंजाइम होता है। तो न्यूक्लियस एंजाइम का क्या काम होता है? इस न्यूक्लियोटाइड की चेन को तोड़ के सिंगल न्यूक्लियोटाइड बनाना। अब याद होगा तो इंटेस्टाइनल एंजाइम में मैंने न्यूक्लियोटाइडेसिस एंड न्यूक्लियोसाइडेसिस बताया था। देखो पेज पलटा के देखो, डायसैकेराइडेसिस, ट्राइसैकेराइडेसिस, है ना? याद आ रहा है? बताया है, बताया ना? तो ये क्या है? पेनक्रियास का जो न्यूक्लियस है, इसने क्या कर दिया? पूरे न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करेगा? बचा खुचा काम को कंप्लीट करेगा। तो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे दो तरीके से। पहले फॉस्फेट को अलग किया जाता है। फॉस्फेट को जब अलग करेंगे तो शुगर और जो नाइट्रोजनस बेस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए शुगर को अलग करना पड़ता है नाइट्रोजनस बेस से। समझ आ रहा है? तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड आगे देखेंगे अपन, अभी बेसिक समझ आ रहा है?
तो न्यूक्लियस तोड़ा, देन बाकी अंदर को तोड़ने का काम इंटेस्टाइनल एंजाइम का होता है, क्योंकि पैनक्रियास का सिक्रेशन ड्यूडेनम में होता है। तो जैसे ही फूड स्टमक से नीचे ड्यूडेनम में आएगा, पैनक्रियास काम करना चालू करेगा, इसका एंजाइम इसको ब्रेक करेगा। फिर मैंने बताया आपको ड्यूडेनम के बाद जेजनम में जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं सब स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे ही ड्यूडेनम के बाद जेजनम में जाता है, ठीक है, ये सब ब्रेक डाउन होकर के स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जेजनम में ही इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। समझ आ रहा है? चलो उसको आगे देखेंगे डाइजेशन में, बट अभी से समझते चलो कि भैया ये सब क्या करने वाले हैं, नहीं तो बाद में एक साथ क्लियर नहीं होता है। क्लियर है इतना? समझ आया? चलो, तो ये जो न्यूक्लियसेस है ना बेटा, अभी आप जब 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो पिछले 7-8 साल में न्यूक्लियसेस का ही 2 क्वेश्चन आया है। न्यूक्लियसेस से ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है, इसी से ही रिलेटेड नीट में अभी 2 क्वेश्चन आ चुका है बेटा, 2 क्वेश्चन इसी से ही आया है। अभी 7-8 साल के पेपर को देखोगे उठा के ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये आता था, ये तीनों एंजाइम, अभी भी आता है। तो एंजाइम्स के नाम याद रखना बहुत जरूरी है पैनक्रियास के। तो हम लोगों ने 6 टाइप के एंजाइम्स देखे, क्लियर है? तो पैनक्रियास के पास हर टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स। इसके अलावा कुछ फूड होता है क्या खाने के लिए? सर मोमोस, मोमोस को कौन डाइजेस्ट करेगा? व्हाट इज मोमोस? मोमोस किससे बनता है? हैं? मैदा, और मैदा इज अ कार्बोहाइड्रेट। और ऐसा कुछ खाते हो क्या आप लोग, कुछ जो समझ नहीं आता ये बना किससे? सर सूजी किससे बनता है? हाँ, वो सो जब तबीयत खराब होती है सूजी हलवा खिला देते हैं, दलिया खिला देते हैं। ये बनता किससे है दलिया? सूजी किससे बनता है? सूजी दलिया सब गेहूं का ही प्रोडक्ट है। मैदा इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ गेहूं, है ना? हाँ, मैदा भी, हाँ, कई लोगों को नहीं मालूम रहता है मैदा किससे बनता है। अब अगर एक सवाल आता है, सर मैदा अगर गेहूं से बनता है तो मैदा हार्मफुल कैसे हुआ? हाँ वही तो सर, वही समझ ही नहीं आता। होता ये है कि जैसे ये गेहूं है, गेहूं का 2 पार्ट होता है, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो अंदर वाला जो पार्ट होता है, दिख रहा है एकदम वाइट है ये कॉर्टेक्स है, और ये वाला पार्ट मेडुला। तो गेहूं को ब्रेक किया जाता है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, थोड़ा सा जो हल्का सा ब्राउन टाइप का, लाइट ब्राउन रहता है, ठीक है, गेहूं का ऊपर वाला पार्ट, उससे बनता है दलिया, और उसी से सूजी। समझ आ रहा है? ठीक है। और अंदर वाला पार्ट जो रहता है, जो एकदम भुरभुरा सा रहता है, सॉलिड नहीं होता, तो जब इसको ब्रेक किया जाता है सुखा के, तो अंदर का पार्ट अलग हो जाता है, ऊपर का पार्ट क्रैक होकर टूट जाता है। तो जो अंदर का एकदम वाइट पार्ट होता है, एकदम प्योर स्टार्च, समझ आ रहा बात? ठीक है, वही फिर मैदा बनता है, उसको पीसने के बाद उसको मैदा बनाया जाता है। तो नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता, प्योर स्टार्च होता है। समझ आ रहा है? फाइबर नहीं होता, तो फाइबर नहीं होने से डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, और शुगर लेवल जल्दी बढ़ता है, क्योंकि मैदा प्योर फॉर्म है, फट से डाइजेस्ट हुआ, मैक्सिमम ग्लूकोज एक साथ निकला। वही है जब हम पूरा गेहूं खाते हैं तो मैक्सिमम ग्लूकोज एक साथ नहीं निकलता, क्योंकि साथ में फाइबर भी है, तो फाइबर पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। और हमको कभी भी ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए जो बॉडी से रिमूव कम होता हो, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा फूड खाना चाहिए जो 1/3 पार्ट ही एक्चुअल में एनर्जी देने का काम करे, बाकी 2/3 पार्ट वेस्ट हो, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है और हमारा हेल्थ भी सही रहता है। इसीलिए सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं लोग, या मैदा वाला ज़्यादा खाते हैं, या शुगर डाइट वाला ज़्यादा मिठाई उठाई खाते हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम इसीलिए आता है। फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। समझ आ रहा है? तो ये हेल्थ प्रॉब्लम इसीलिए आता है, क्योंकि हमको ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें हो जरूर कार्बोहाइड्रेट, बट हमको मिले 1/3। इसीलिए चावल से अच्छा गेहूँ माना जाता है।
इसीलिए, क्योंकि वो भी क्या है ना, ज़्यादातर उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। समझ आ रहा है? फाइबर उसमें कम होता है कंपैरेटिवली गेहूं के। इसीलिए गेहूं से अच्छा और जो ज्वार या जो वो आजकल जो ओट भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट फाइबर ज़्यादा है, गेहूं से ज़्यादा फाइबर है। इसीलिए अगर वेट लॉस करना है, ओट्स ओट्स क्या खा रही है तू? ओट्स खा रही है होता ना, ओट्स खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब कंपनी वालों ने देखा था ना, ओट्स बेच तो रहे हैं लेकिन लोग खा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में। उनको खाना भी है वेट लॉस करने या फिट रहने के लिए, बट वो लोग ज़्यादा कंजप्शन नहीं कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं उधर चावल या रोटी की तरफ। तो उन्होंने देखा प्रॉब्लम क्या है, तो सर्वे करके देखा कि भैया इंडियन लोगों को ना टेस्ट से मतलब होता है। हेल्थ जाए बाहर में, दुनियादारी बाद में देखेंगे, वेट लॉस कर लेंगे भाई, जिम में चले जाएंगे, मुंह के अंदर तो जाना चाहिए खाना। तो फिर मसाला ओट्स ले बेटा तू डाल अब मुंह के अंदर मसाला, चटपटा चाट मसाला, ये मसाला आता है ना आजकल, MDH नहीं रे बाबा, मसाला वाला ओट्स आ गया। देखियो ना ऐड, क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि लोग उसको कंज्यूम कम कर रहे थे, अब इनको तो बेचना है और लोगों को तो खाना है। चल क्लियर है ये? इसीलिए ना फाइब्रस फूड ज़्यादा खाना चाहिए। तो कायदे से चावल अगर आप खा रहे हो तो कम खाओ, साथ में सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। अब हमारे जो बच्चे आजकल के जनरेशन है, ये लोग सब्जी, वो ब्रेड खा लेंगे मैदा वाला, ठीक है, तो सब्जी उब्जी नहीं खाएंगे, सब्जी उब्जी नहीं खाएंगे। सब्जी जो होता है कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता है, उसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मेनली उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स पाया जाता है। तो फाइबर इज़ वेरी नेसेसरी। क्यों? मान के चलो कि फाइबर जो होता है ना बेटा, वो झाड़ू के जैसा होता है। झाड़ू समझते हो? लड़के लोगों को तो पड़ता भी होगा अभी झाड़ू से, ठीक है, दिमाग की सफाई झाड़ू से ही होती है मम्मी लोगों के द्वारा। तो जैसे झाड़ू साफ करता है ना जमीन को, वैसे ही इंटेस्टाइन जो विलाई होता है ना बेटा, इंटेस्टाइनल विलाई होता है, इसमें भी जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज़्यादा लेते हो ना, तो यहाँ पर डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो जब फाइबरस फूड लेते हैं ना, तो ये पूरा झाड़ू लगते हुए साफ होता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फाइबरस फूड को बॉडी जल्दी रिमूव करना चाहता है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए भाजी वाजी खाना चाहिए हमेशा हेल्दी रहने का। कौन कौन नहीं खाते हैं भाजी? नहीं खाते, नहीं खाते भाजी ना, बहुत सारे लोग नहीं खाते। मेरी मम्मी ना भाजी में एक्सपर्ट है, मतलब उसको अगर घास भी दे दोगे ना काट के, तो उसको भी एकदम टेस्टी बना देगी सीरियसली। मतलब भाजी वाले भैया कुछ भी भाजी लाते हैं, मतलब मम्मी जो है वो हर टाइप के भाजी को इतना टेस्टी बनाती है। मैं अपने जीवन में मम्मी जैसा टेस्टी भाजी कहीं नहीं खाया हूँ, किसी के घर में नहीं खाया हूँ, किसी होटल में नहीं खाया, सीरियसली इतना ज़्यादा टेस्टी बनाती। कोई भी भाजी उठा के दे दो, मतलब एकदम एक्सीलेंट। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कम से कम मैं 15 प्रकार का भाजी खाया हूँ मम्मी के हाथ, मिनिमम 15, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मेरे को नाम भी याद नहीं है क्या क्या आप लोग तो गिनती के वो पालक, लाल भाजी, चौलाई, बस यही खाया होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं। करमत्ता भाजी तो मम्मी, मतलब मैंने कहीं नहीं खाया इतना टेस्टी, जितना जितना टेस्टी मेरी मम्मी बनाती, कहीं नहीं, सीरियसली। जिसके साथ सिलेक्शन होगा और उसको मैं अपने घर में इनवाइट करके बुलवा के खिलाऊंगा। अरे नहीं सर रहने दो, इससे अच्छा सेलेक्ट ही नहीं होते भाजी खाने, पनीर चिल्ली बोलते, पिज़्ज़ा बोलते, तो एक बार थोड़ा एफर्ट भी लगाते हैं सिलेक्शन के लिए। चलो, है ना? नहीं, वैसे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जिसके साथ सिलेक्शन होगा, मैं अपने हाथ से पिज़्ज़ा, पनीर चिल्ली, सैंडविच, मैं पनीर चिल्ली बहुत अच्छा बनाता हूँ, हाँ, जो सेलेक्ट होते हैं उन्हीं को खिलाता हूँ, ऐसा मैं हर साल बोलता हूँ। चलो देन उसके बाद क्या देखिए।